So once again, good evening everyone. Welcome to our YouTube channel. In this session, we are going to discuss linear pair of linear equations in two variables. So in this session, we will cover this entire chapter in one shot, and this video will be helpful for CBSE students and बाकी बोर्ड्स के लिए भी हेल्पफुल होगी लाइक अदर बोर्ड्स एंड आईसीएसई बिकॉज इसमें जो मेथड्स हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे ही है ना। तो बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में कि किस बारे में चैप्टर है और क्या इसका पूरा का पूरा सीन है। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो इसमें कुछ टर्म्स है ना, यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम पेयर पे तो बाद में आएंगे, पहले एक सिंगल लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं इन वन वेरिएबल एंड देन फिर टू वेरिएबल पे आएंगे। तो सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमने जब पोलिनोमियल्स पढ़ा तो हमने बात करी थी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स की, राइट। एंड डिग्री का मतलब था हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल उसकी हमने बात करी थी। उसके बेसिस पे हमने, यानी कि डिग्री के बेसिस पे हमने क्लासिफाई करा था पोलिनोमियल्स को। एंड क्लासिफिकेशन के टाइम हमने बात करी कि अगर उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर केवल वन होती है तो उसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि लीनियर इक्वेशंस का भी सेम ही कॉन्सेप्ट होता है कि लीनियर इक्वेशंस में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर वन होती है। तो पहली चीज, ये जो लीनियर है इसका मतलब है कि जो भी इसके अंदर वेरिएबल प्रेजेंट होगा उसकी सबसे बड़ी जो हाईएस्ट पावर पॉसिबल है वो वन ही होगी उसके अंदर, राइट। यानी कि वो एक्स स्क्वायर नहीं हो सकता, एक्स क्यूब नहीं हो सकता, वो ज्यादा से ज्यादा एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है, इस तरह से होगा। ना वाई स्क्वायर होगा ना एक्स वाई होगा, इस तरह की चीजें नहीं होंगी। फिर बात करते हैं इसमें इक्वेशंस का क्या मतलब है। तो जहां इक्वल का साइन आ जाता है और दोनों साइड कुछ क्वांटिटीज लिखी होती है उसको इक्वेशन कहते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट इक्वेशन मीन्स। नाउ इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि जब हम क्लास एट्थ में लीनियर इक्वेशंस पढ़ते थे तो वहां पर एक वेरिएबल होता था, एक बार में एक इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल। यहाँ पे एक साथ दो वेरिएबल्स होंगे और हमको सीखना है कि उन दो वेरिएबल्स के साथ एक साथ कैसे डील करते हैं, ठीक है। दो वेरिएबल्स जब एक साथ होते हैं तो उनके साथ कैसे डील करते हैं, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। एंड देन जो एक इंपॉर्टेंट टर्म है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस होगी और दोनों इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स होंगे जो कि एक्चुअली सेम होंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू जीरो, ये पहली इक्वेशन होगी। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू जीरो, ये दूसरी इक्वेशन होगी। मैंने डायरेक्टली इसलिए लिख दी क्योंकि ये आप बेसिक स्ट्रक्चर इसकी नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हो, इंट्रोडक्शन इसका नाइन्थ में आ गया था। बट वहां केवल एक सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात हुई थी, यहाँ एक पेयर की बात होने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि अगर आप इसको गौर से देखोगे इस पेयर को तो आपको दिखेगा कि a1 a2 अलग अलग है, b1 b2 ये अलग अलग है, c1 c2 अलग अलग है, बट x और y दोनों में सेम है। यानी कि वेरिएबल्स दोनों में सेम रहेंगे बट इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ मैं। अलग अलग हो सकते हैं कहा है मैंने, अलग अलग होंगे नहीं कहा मैंने, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 9। सो ये पेयर अगर आप देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा एक्स और वाई तो दोनों में ही है, राइट। बट ये जो इसके वेरिएबल्स जो इसके कोफिशिएंट्स हैं वो अलग अलग यहाँ पे हो सकते हैं। और वैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तब बनेगी जब हम इक्वल के इस तरफ ले आएंगे तीसरी टर्म को भी और उधर जीरो लिख देंगे, राइट। सो नाउ दिस इज a pair of linear equations in two variables और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बाकी फॉर्म तो वो वाली भी करेक्ट थी जो मैंने अभी बताई थी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ इसके बारे में है। अब ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ पे ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि हम जब भी ये चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हम एल्जेब्रा और ग्राफ दोनों की बात करेंगे। तो ये इसकी एल्जेब्रिक फॉर्म थी, इसकी जब ग्राफिकल फॉर्म होगी तो वहां स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। और लाइन तो स्ट्रेट ही होती है, मैंने पहले ही बताया था, सांप जैसी तो होती नहीं, तो स्ट्रेट लाइन वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है, बेसिकली लाइन बनेगी। अब बात करते हैं इसके मेथड्स कौन कौन से हैं लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के। लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड हैं ग्राफिकल और एल्जेब्रिकल, राइट। एल्जेब्रिक मेथड्स। अब ये जो मेथड्स है इसमें दो आते हैं, एक तो आता है एलिमिनेशन और एक आता है सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे एक ही मेथड है ग्राफिकल तो वो एक ही रहेगा, ठीक है। अब इन दो मेथड्स की बात करेंगे और उसकी बात करेंगे, उससे पहले हम कुछ केसेस ले लेते हैं, क्योंकि देखो हम ग्राफ बनाने वाले इक्वेशंस का, ठीक है। अब दो
आप दो इक्वेशंस बनाने वाले हो ग्राफ पे। अच्छा, यहाँ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए जो आपने क्लास 9th में सीखे हैं कि कैसे एक कोऑर्डिनेट को ग्राफ पे लगाते हैं और ये सब, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों एक सेम प्लेन पे आने वाली है तो सेम प्लेन पे यहाँ कुछ कंडीशंस होती है, और वो मैं बता देता हूँ क्या क्या कंडीशंस पॉसिबल है। सपोज ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। अब इस एक्स वाई प्लेन पर उन लाइंस का क्या सीन हो सकता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। सपोज ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई, और इसी के ऊपर हमारी सेकंड लाइन हो गई, जस्ट इसी के ऊपर। पॉसिबल है एकदम, ओवरलैपिंग लाइंस हो सकती है। और ओवरलैपिंग लाइंस का मतलब ये नहीं है एक्चुअली कि वो दोनों सच में एक के ऊपर एक होगी या दोनों कोइंसिडेंट होगी। वो ऐसा होता है कि वो 2 डायमेंशनल सिस्टम में कोइंसिडेंट होगी, थर्ड डायमेंशन में देखने पर वो अलग अलग हो सकती है। देखो, इसका मैं पूरा का पूरा एक वो बताता हूँ, ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि क्या 2 डायमेंशन है, क्या 1 डायमेंशन है, क्या 3 डायमेंशन होता है, या क्या प्लेन का मतलब होता है और क्या स्पेस का मतलब होता है। तो 1 डायमेंशनल तो लाइन होती है, 2 डायमेंशनल प्लेन होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ग्राउंड पे खेल रहे हैं, उन सब की लोकेशन जो है, आप ग्राउंड पे किसी भी एक पॉइंट को ओरिजिन मान लो। जैसे अगर सपोज ये हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, मैंने इस पॉइंट को ओरिजिन मान लिया, ये बच्चे खेल रहे हैं। इन सब की लोकेशन में दो प्लेन्स के थ्रू बता सकता हूँ, दो एक्सिस के थ्रू बता सकता हूँ। सपोज ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है। इस बच्चे की लोकेशन में बता दूंगा कि यहाँ से इतना, जैसे अगर इस बच्चे तक पहुंचना है ना ओरिजिन से, तो मैं बोलूंगा कि इतना डिस्टेंस चलो इस एक्सिस के अलोंग, इतना डिस्टेंस चलो इस एक्सिस के अलोंग। इस बच्चे की बता दूंगा इतना चलो इस एक्सिस के अलोंग, इतना चलो इस एक्सिस के अलोंग। तीसरे बच्चे की बता दूंगा इतना चलो इस एक्सिस के अलोंग, इतना चलो इस एक्सिस के अलोंग। चौथे बच्चे की बता दूंगा इतना चलो इस एक्सिस के अलोंग, इतना चलो इस एक्सिस के अलोंग। इस बच्चे की बता दूंगा कि इतना चलो इस एक्सिस के अलोंग, इतना चलो इस एक्सिस के अलोंग, राइट। मैंने बताया लाइन 1 डायमेंशनल होती है। यहाँ दो लाइंस का यूज हमने करा है ओवरऑल, और दो लाइंस का यानी कि एक तो ये एक्स वाली लाइन जिसके अलोंग अपन चल रहे हैं, दूसरी वाई वाली लाइन जिसके अलोंग अपन चल रहे हैं। इन दो की हेल्प से मैंने पूरे सारे बच्चों के मैं लोकेशन बता सकता हूँ। यहाँ दो लाइंस की हेल्प लगी इसलिए ये 2 डायमेंशनल हो गया। अभी सपोज एक बर्ड भी उड़ रहा है जस्ट इस वाले बच्चे के ऊपर, ये जो बच्चा है इसके जस्ट ऊपर बर्ड भी उड़ रहा है, इससे 10 मीटर की ऊंचाई पे। अब जो बर्ड उड़ रहा है, उस बर्ड के और इस बच्चे के जो एक्स वाई वाले कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम आएंगे। यानी कि अगर मैं इस बच्चे वाली लोकेशन पे पहुंच जाता हूँ तो मैं एक तरह से बर्ड वाली लोकेशन पे तो पहुंच गया, बट एग्जैक्टली मैं वहां से बर्ड को हिट नहीं कर सकता या मैं उसको टच नहीं कर सकता, क्योंकि बर्ड एक सर्टेन हाइट पे उड़ रहा है। तो वहां पे वो हाइट थर्ड डायमेंशन हो जाती है, क्योंकि अब ये दो लाइंस काफी नहीं है मेरे लिए कि मैं उस बर्ड तक पहुंच जाऊं या किसी को उस बर्ड तक पहुंचा दूं। मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे आने के बाद आपको इतनी हाइट पे ऊपर जाना है तब आप बर्ड तक पहुंचोगे। तो वो जो तीसरी हाइट हो गई ना वो थर्ड डायमेंशन हो गई, ठीक है। तो ये हमारा 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट होता है। अब जो दोनों लाइन है वो एक प्लेन में है, यानी कि वो एक 2 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर है, और 2 डायमेंशनल सिस्टम में होगी तो तीन कंडीशन यहाँ पर हो सकती है। वो तीन कंडीशन हम समझेंगे कि क्या तीन कंडीशन होती है। तो मैंने पहला केस बताया कि लाइंस ओवरलैपिंग होगी। अब ये ओवरलैपिंग का मतलब ये नहीं है कि वो एक्जैक्टली एक के ऊपर एक होगी, बट वो हो सकता है कि वो 2 डायमेंशनल सिस्टम में ही ओवरलैपिंग लगे। इसका मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। ये एक लाइन है, मतलब मेरी फिंगर, और इसके जस्ट ऊपर दूसरी लाइन है। अब यहाँ से मुझे साइड से देखने पे पता पड़ रहा है कि ये दोनों ओवरलैपिंग नहीं है, लेकिन जस्ट मैं ऊपर से देखूंगा ना यहाँ से तो ये मुझे ओवरलैपिंग लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि यहाँ से मुझे इसके केवल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, यहाँ से मुझे इनकी हाइट दिखाई नहीं दे रही, यानी कि मुझे इनका जो थर्ड डायमेंशन है वो दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। तो जस्ट मुझे यहाँ से ऊपर से देखने पे 2 डायमेंशन दिख रही है और वो दोनों की सेम है एग्जैक्टली, तो इसलिए दोनों ओवरलैपिंग लग रही है। तो ये ओवरलैपिंग लाइन्स होती है। ओवरलैपिंग लाइन्स हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हमारी एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, और दोनों लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है केवल, राइट। सो इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन है जो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। और तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस ये हो सकता है कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। इन तीन केसेस के अलावा चौथा केस एग्जिस्ट ही नहीं करता। या तो एक के ऊपर एक होगी, या दोनों की दोनों इंटरसेक्ट कर देगी, या पैरेलल होगी, ठीक है। 2 डायमेंशंस में यही तीन केस होते हैं।
अब आप बोलोगे 3 डायमेंशन में से ज़्यादा होते हैं क्या, तो यस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अभी देखो मेरी एक फिंगर ऐसे है और दूसरी ये जो लाइन है ये ऐसे है। अब ये दोनों ना तो पैरेलल है और ना ये इंटरसेक्ट कर रही है, राइट, और ना ये ओवरलैपिंग है, तो ये फिर क्या है? तो हुआ ना तीसरा चौथा केस यहाँ पे। तो 3 डायमेंशंस में हो सकते हैं ज़्यादा केसेस, और 2 डायमेंशनल में यही होते हैं। तो क्या क्या केसेस होते हैं? या तो लाइंस एक के ऊपर एक होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी, या लाइंस होगी हमारी पैरेलल, और या फिर होगी इंटरसेक्टिंग। ओके, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, या पैरेलल होगी, या कोइंसिडेंट होगी। इन तीन के अलावा चौथा केस होता नहीं है। अब इन तीनों केसेस को हमने ग्राफ के हिसाब से अभी जस्ट देखा ही है कि कैसे ये दिखाई देगी। एलजेब्रा के हिसाब से क्या सीन होता है? एलजेब्रा के हिसाब से ये होता है कि जब भी हम बात करते हैं एक इक्वेशन की, तो पहली इक्वेशन हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, राइट। अब अगर a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2 के, इक्वल आ रहा है c1/c2 के, तो ये लाइंस पैरेलल है। सॉरी, पैरेलल नहीं है, कोइंसिडेंट है, राइट। अब आप बोलोगे क्यों है कोइंसिडेंट? देखो, ये अगर आप देखो ना, तो ये दोनों इक्वेशंस एक तरह से एक ही हो गई। मतलब ये दोनों इक्वेशंस एक तरह से सेम ही हो गई इस केस में। क्यों सेम हो गई है मैं बताता हूँ। इक्वेशन जो होती है वो एक सीसो की तरह होती है, ठीक है, बैलेंस्ड सीसो की तरह मान लो आप, यानी कि दोनों तरफ हमारे इक्वल वेट हो एक सीसो पे, तो उस तरह से होती है। अब इमेजिन करो एक सीसो है जिसके दोनों तरफ इक्वल वेट है, क्योंकि इक्वेशन में क्या है, इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन क्या कहता है कि इस साइड लेफ्ट साइड में रखी हुई चीज और राइट साइड में रखी हुई चीज इक्वल है। और सीसो भी अगर बैलेंस्ड है तो उसमें यही होता है, लेफ्ट साइड में रखी हुई चीज राइट साइड में रखी हुई चीज इक्वल वेट की होती है, राइट। तो बैलेंस्ड सीसो की तरह है। अब बैलेंस्ड सीसो में अगर आप एक साइड वेट डबल कर दो, सपोज यहाँ भी 30 था, यहाँ भी 30 था, अब अगर आप यहाँ 60 कर दो तो आपको वहां यहाँ भी आप 60 कर देते हो। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपने 60 कर दिया, वेट को आपने 30 kg इंक्रीज कर दिया, तो आपको सेम यहाँ भी इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ वेट ट्रिपल कर देते हो लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको वहां भी वेट ट्रिपल करना पड़ेगा, तो ही ये बैलेंस्ड रहेगा। सिमिलरली इक्वेशन में होता है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में कुछ अप्लाई करते हो तो सेम चीज आपको राइट हैंड साइड में अप्लाई करनी होती है, ठीक है। अभी सपोज अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, लेट्स से इट इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। इसको मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। देखो एलएचएस को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और आरएचएस को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैंने दोनों चीज इक्वल थी, दोनों का डबल करा, तो उनका डबल भी इक्वल ही होगा, राइट। तो इधर तो आ जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 10, है ना। अब ये जो हमारी इक्वेशन थी और ये इक्वेशन थी, इन दोनों में जो रिलेशन था ना, वो ही रिलेशन है इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में। एग्जैक्टली ये दोनों इक्वेशन सेम है। अगर 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन में दोनों इक्वेशन सेम रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि अभी मैंने दिखाया, ये इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके तो ये मिली है, तो ये एग्जैक्टली सेम इक्वेशन से इसमें एक्स और वाई की सेम ही वैल्यूज आएगी। जो एक्स वाई की वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगी, वो ही एक्स वाई की वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगी, राइट। तो ये चीज है, यहाँ भी वही सीन होता है, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यूज सारी की सारी सेम आएगी, और एक्स वाई की वैल्यूज सेम आएगी, इसका मतलब कि इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इसकी लाइन पे, वो ही सारे पॉइंट्स इसकी लाइन पर होंगे। इसका मतलब कि पॉइंट्स ओवरलैपिंग होंगे, सारे के सारे पॉइंट्स ओवरलैपिंग होंगे, इसका मतलब लाइन ही एक के ऊपर एक होगी, ठीक है। अभी हम बात करेंगे और अच्छे से इसके बारे में। तो ये कोइंसिडेंट होती है। इसके बाद अगर बात करें दूसरे केस की, कि चलो ये दोनों तो इक्वल है, a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, बट c1/c2 इनके इक्वल नहीं है। ये हमारी पैरेलल लाइंस होती है। एंड तीसरा केस अगर हम लें, जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल ही ना आए, a1/a2 इक्वल ना आए b1/b2 के, राइट, c1/c2 चेक ही नहीं करना, इस केस में लाइंस इंटरसेक्टिंग हो जाती है। इन तीन टर्म्स के अलावा तीन और टर्म्स होती है। तीन नहीं, दो टर्म्स होती है। एक तो होती है कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंट का मतलब वो लाइंस जिनके बीच में एटलीस्ट कोई तो पॉइंट कॉमन हो, एटलीस्ट वन पॉइंट कॉमन। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक पॉइंट तो कॉमन होगा, उससे ज्यादा भी कॉमन होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक तो कॉमन होगा। और एक चीज मैं बताता हूँ, देखो दो लाइंस के बीच में या तो एक ही पॉइंट कॉमन होगा या फिर सारे ही पॉइंट्स कॉमन होंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है दो पॉइंट्स कॉमन हो, क्योंकि ये अगर एक लाइन है तो दूसरी लाइन इसको या तो ऐसे काटेगी या पूरी तरह से इसके ऊपर होगी। दूसरी लाइन ऐसे तो काट नहीं सकती ना इसको, क्योंकि अगर ऐसे काटेगी तो फिर वो लाइन ही नहीं होगी, राइट। तो कंसिस्टेंट में दो केसेस आ सकते हैं, या तो एक जगह पे काटने वाले या पूरे ओवरलैपिंग वाले। और इनकंसिस्टेंट में कौन सा आएंगे, जो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते, यानी कि पैरेलल। इसका मतलब ये जो कोइंसिडेंट वाला सीन है ये हमारा कंसिस्टेंट भी होता है, इंटरसेक्टिंग वाला भी हमारा कंसिस्टेंट होता है, बट ये जो पैरेलल है ये हमारा इनकंसिस्टेंट होता है, राइट। तो ये भी एक तरह का क्लासिफिकेशन है इक्वेशंस का। अब अगर, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं लेकिन इनको हम बाद में लेंगे, अभी पहले हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो ठीक है, इनकंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट, एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ। Now we are supposed to check whether the pair of equations is consistent or not. Okay, तो 2/3 और 3/-5 ये आ रहा है, या इसका नेगेटिव साइन हम ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कुछ भी नेगेटिव होता है तो हम जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें ले जाते हैं। और हमको पता है ये दोनों इक्वल नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, और इंटरसेक्टिंग का मतलब कंसिस्टेंट होगी। अगर नेचर पूछता है तो आपको कंसिस्टेंट और इंटरसेक्टिंग दोनों लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अच्छा, अगर ऐसे दे दे 2x + 3y = 5 एंड 4x + 6y = 20, अब आप चेक करोगे तो 2/4 और 3/6 ये तो इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि ये भी 1/2 बनेगा, ये भी 1/2 बनेगा। और जो थर्ड बनेगा, अच्छा अगर दोनों सेम साइड में ही है ना कांस्टेंट टर्म्स, तो आप डायरेक्टली भी इनको लिख सकते हो 5/20, इंस्टेड ऑफ इनको वहां आप ट्रांसफर करो और फिर उसको माइनस माइनस करके लिखो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर दोनों एक साइड में ही है तो आप उधर ट्रांसफर भी करोगे तो दोनों के साथ दोनों पे सेम ही इफेक्ट होगा, है ना। या करके देख लो, अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव तो हट गया, है ना। 5/20 कितना होता है, 1/4, जो कि इक्वल नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल हो गई, और पैरेलल का मतलब इनकंसिस्टेंट। ओके, तो ये चीजें थी नेचर से रिलेटेड। अब बात करते हैं ग्राफ की, ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ग्राफ बनाना तो हमने 9th में ही सीख लिया। ग्राफिकल मेथड क्या होता है, 2x + y = 3, 2x + 2y = 4, ये एक पेयर ऑफ इक्वेशंस हो गया सिंपल सा। इसको हमें ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। सबसे पहले तो इसका ग्राफ कैसे बनता है और ग्राफिकल मेथड से सोल्व कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। देखो, हमको 9th क्लास में हमने सीखा कि कैसे एक सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ग्राफ पे कैसे उसको लगाते हैं। यहाँ पे भी वही करना है, बट चीज क्या है, डिफरेंस क्या है कि दोनों इक्वेशंस को एक ही ग्राफ पे लगा दो। 9th में हम क्या करते थे, इस इक्वेशन को एक ग्राफ पे लगाते थे, इस इक्वेशन को दूसरे ग्राफ पे लगाते थे, यहाँ सेम ही ग्राफ पे लगा देंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। एक चीज मैं और बताता हूँ, जब भी ग्राफ का क्वेश्चन होता है आप लोग इसके अननेसेसरीली मल्टीपल वैल्यूज निकालते हो, एक्स और वाई की बहुत सारी, केवल दो वैल्यूज निकाल लो, ठीक है, सफिशियंट है। क्योंकि एक लाइन बनाने के लिए हमको केवल दो पॉइंट्स ये होते हैं, दो पॉइंट्स अगर मिल गए तो उनको जोड़ के लाइन बन जाती है, तीन पॉइंट्स की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन के दो दो पॉइंट्स निकाल लो, दैट्स एनफ। आपको चार पाँच छह पॉइंट्स निकालने की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे। पहली इक्वेशन लेते हैं 2x + y = 3। अब इसमें मैं क्या करूंगा, एक बार तो रख दूंगा x = 0 और दूसरी बार रख दूंगा y = 0। केवल इतना करूंगा मैं, इसमें x = 0 रखूंगा तो क्या होगा, 0 + y = 3, यानी कि y की वैल्यू 3 आ गई। y = 0 रखूंगा तो क्या होगा, 2x = 3, x = 3/2, ठीक है।
अगर आप इसकी टेबल बनाते हो तो टेबल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप डायरेक्टली भी पॉइंट्स लिख सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक्स वाई, अगर बोले तो मेरा नाम लिख देना भव्य माथुर, ठीक है। तो एक्स तो हो गया हमारा 0, वाई हो गया हमारा 3। जब हमने एक्स को 0 रखा वाई 3 आया, और जब हमने एक्स वाई को 0 रखा, वाई को 0 रखा तो एक्स आया 3/2। तो पहली टेबल तो ये बन गई। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, 0,3 और 3/2,0। ये ऐसे दो पॉइंट्स हो जाते हैं, आपको दो पॉइंट्स ग्राफ पे लगाने थे, इतना ही काफी था। अब दूसरी इक्वेशन हमारी ये वाली है, 2x + 2y = 4। या इसी इक्वेशन को आप अगर सिंप्लीफाई भी कर दो ना थोड़ा सा, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मैंने बताया कि आप कर सकते हो, ऐसा इक्वेशन अनअफेक्टेड रहती है। तो ये बन जाएगी x + y = 2। कोई दिक्कत नहीं है, करते हो तो भी, नहीं करते हो तो भी, अल्टीमेटली सेम ही चीज आएगी। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 रख दो, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 2, और y की वैल्यू 0 रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। पॉइंट्स आ गए 0,2, 2,0। ग्राफ पे इसको चाहे आप टेबल में रखो चाहे कहीं भी रखो, पॉइंट्स तो यही रहेंगे, है ना, डिफरेंस तो आएगा नहीं। हमारा गोल ग्राफ बनाना है, तो ये मैटर नहीं करता आप टेबल बना रहे हो नहीं बना रहे। आप अगर जस्ट पॉइंट्स लिखते हो तो भी मैथमेटिकली करेक्ट है, कोई कुछ नहीं बोलेगा अगर वो सेंसिबल होगा तो। 0,2, 2,0। अब ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। ओरिजिन हमारा यहीं से हम स्टार्ट करते हैं चलना, तो यहाँ पे अगर हम खड़े हैं तो हमारा डिस्टेंस पूरा 0 होता है। यहाँ आ जाते हैं तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 6 यूनिट्स। यहाँ पे अगेन 1 यूनिट, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 5, 6। तो यहाँ -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। राइट, सो ये सारे हो गए। ये हमारा y हो गया, ये हमारा x हो गया, ठीक है, ये x हो गया। अब पॉइंट्स लगाते हैं। पहला पॉइंट है हमारा 0,3, उस वाले में ना 0,3। एक्स पे आपको 0 यूनिट जाना है, वाई एक्सिस के लूंगा आपको 3 यूनिट जाना है, यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 3/2,0, यानी कि आपको एक्स एक्सिस के लॉन्ग 3/2 यूनिट जाना है, वाई एक्सिस के लॉन्ग 0 यूनिट जाना है। 3/2 का मतलब होता है 1.5, यानी कि 1.5। तो आपको 1.5 यूनिट जाना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग जाना ही नहीं है, तो आप यहाँ रुक जाओगे। देन आप जब इसका ग्राफ बनाते हो तो ये ऐसे करके लाइन बनेगी, ये लाइन बन जाएगी, राइट। तो ये पहली इक्वेशन की लाइन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या कहती है, दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स है 0,2, 0,2 यानी कि x का 0, y का 2, और y का 0, x का 2, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हो गए, दोनों को हम ये कर देंगे। तो ये चला जाएगा यहाँ से। अब नोटिस करने वाली चीज क्या है कि जो पॉइंट इंटरसेक्शन वाला है दोनों का, ये वाला पॉइंट जहाँ दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, ये ही इनका सॉल्यूशन है। यहाँ पर एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो अगर आपको पता चल जाती है तो दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। अब ये क्यों इसका सॉल्यूशन होता है ये मैं बताता हूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है कि इसी को हम सॉल्यूशन क्यों मानने वाले हैं, ठीक है। इमेजिन करो 5 रुपए का पेन है और 3 रुपए की पेंसिल है, 3 रुपए की पेंसिल है, और हम ये निकालने के लिए इक्वेशन बना रहे हैं। एक्चुअली हमको पहले से पता है, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि अभी भूल जाओ, ये हमको पता है। अब हम इसी के लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो पहली इक्वेशन तो मैं ये बना सकता हूँ कि अगर मैं 2 पेन खरीदता हूँ, है ना,
और 3 पेंसिल्स खरीदता हूँ, 2 पेन और 3 पेंसिल, अच्छा इनकी वैल्यूज को x मान लेते हैं एक बार के लिए कि ये मान लेता हूँ, क्योंकि हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमको नहीं पता ये वैल्यूज, हालांकि हमको पता है बट हम केवल जस्ट एक चीज समझने के लिए कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमको नहीं पता। तो मैं मान लेता हूँ पेन की वैल्यू, पेन जो है एक पेन x रुपए का है और एक पेंसिल हमारी y रुपए की है, ठीक है। एक पेन की कॉस्ट x, एक पेंसिल की कॉस्ट y। अब हमने 2 पेन खरीदे तो 2 पेन की कॉस्ट कितनी हो गई 2x, यानी कि अगर एक पेन सपोज 10 रुपए का होता है, 2 पेन खरीदूंगा तो 2 × 10, 3 पेन खरीदूंगा तो 3 × 10। सिमिलरली अगर एक पेन x रुपए का है तो 2 पेन कितने हो जाएंगे 2x, एंड 3 पेंसिल्स कितने की हो जाएगी 3y, और दोनों की कॉस्ट मिला के कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है तो मैं एक बार के लिए इक्वेशन बनाने के लिए रख देता हूँ उनकी वैल्यू, राइट। सो इट विल बी 19। एंड फिर मैं एक पेन खरीदता हूँ और 2 पेंसिल्स खरीदता हूँ तो कॉस्ट कितनी आएगी, तो आ जाएगी इट विल बी 11, ठीक है। अब मुझे अब मुझे क्या है कि इसकी बनानी है, इसका ग्राफिकल मेथड से इसको सोल्व करना है। तो हम ये इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, ग्राफिकल मेथड का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, क्यों ये अपन को आंसर दे देता है, क्यों ये हमें आंसर दे देता है, ठीक है। अब मैं ग्राफिकल मेथड को इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताता हूँ। ये एक हमने बना लिया इसका ग्राफ। अब मैं इसके 2 पॉइंट्स लूंगा, मैं 2 पॉइंट्स किसी भी तरह से ले सकता हूँ। मैंने एक तो तरीका बताया कि 0 0 रख दो, अगर 0 0 रखने से भी अजीब वैल्यूज आ रही है तो आप कुछ भी अपने मर्जी से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। मैं इसका भी अभी पूरा बताऊंगा कि आप क्यों रख सकते हो अलग अलग वैल्यूज, बट आप कोई भी वैल्यूज रख सकते हो अलग अलग। अब सपोज पहली लाइन का तो ग्राफ ये बन गया। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं ये पॉइंट लूंगा इस पे तो मुझे पेन और पेंसिल की अलग वैल्यू मिलेगी, इस पॉइंट पे पेन और पेंसिल की अलग वैल्यू मिलेगी, इस पॉइंट पे पेन और पेंसिल की अलग वैल्यू मिलेगी। तो ऐसे तो मैं पूरी लाइन के सारे पॉइंट्स को कंसिडर कर नहीं सकता। दूसरी लाइन का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ और सपोज ये ग्राफ ऐसा बन गया, तो यहाँ मुझे पेन पेंसिल की अलग मिलेगी, यहाँ पेन पेंसिल की अलग मिलेगी, यहाँ पेन पेंसिल की अलग मिलेगी। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये हमको दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो वाला बता रहा है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइंस में कॉमन है, यानी कि यहाँ पे एक्स और वाई की वो वैल्यूज आएगी जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है, इसीलिए ये सॉल्यूशन होता है। एक एग्जांपल के लिए मैं बताऊं तो देखो, 2 पेन और 3 पेंसिल आपने खरीदी है। अब इसका तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ ना, इसका तो मैं ये भी कह सकता हूँ, मैं तो कह दूंगा पेंसिल 1 1 रुपए की आई है। अगर पेंसिल 1 1 रुपए की है, 3 की कितनी हो गई कॉस्ट 3 रुपए, और ये कितने का हो गया 8। अगर पेंसिल 1 1 रुपए की हो जाती है तो पेन 8 8 रुपए का हो जाएगा। पेंसिल अगर मैं कुछ और कॉस्ट की मान लूंगा तो पेन की कुछ और कॉस्ट हो जाएगी, है ना। तो एक इक्वेशन का अलग हो सकता है, दूसरी इक्वेशन का अलग हो सकता है, लेकिन जब दोनों का ही कॉमन आ जाए तो उसका मतलब वो मेन सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर चीज है, ठीक है। इसके अलावा बात ये है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम अपनी मर्जी से वैल्यू ले क्यों लेते हैं। मैं क्यों एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, इसका रीजन है, रीजन ये है कि अगर इक्वेशन में एक्स और वाई आ रहा है, ठीक है, एक्स और वाई अगर आप रख रहे हो, अभी सपोज ये यहां से जा रहा है, तो अब आपको पता है कि सब पे एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज आएगी, राइट। लाइन है, अब ये लाइन जा रही है तो इसके जब मैं पॉइंट्स लूंगा तो देखो, ये पॉइंट आएगा मेरा सपोज x1 y1, ये आएगा x2 y2, ये आएगा x3 y3, ये आएगा x4 y4। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप एक्स एक्सिस पे कोई सा भी पॉइंट लो, एक्स एक्सिस पे कोई सा भी पॉइंट लो, उस पॉइंट के सेम कोऑर्डिनेट वाला आपको ये मिल ही जाएगा, लाइन के ऊपर भी वो कोऑर्डिनेट मिल ही जाएगा। अगर लाइन किसी एक्सिस के पैरेलल, अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो वाई एक्सिस के पैरेलल होने वाली लाइन तो एक अलग ही टाइप की होगी, वो तो फिर दिखी जाएगी अलग से। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर सपोज मैं यहाँ पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a, 0, तो यहाँ पे जो ऊपर पॉइंट होगा ना वो a, y की फॉर्म में आपको मिलेगा। यहाँ पे कोई पॉइंट है b, 0, इसके ऊपर वाला पॉइंट कैसा मिलेगा आपको b, y की फॉर्म में मिलेगा, ये चीज रहती है। इसलिए आप x की कोई सी भी वैल्यू लोगे तो आपको उस वैल्यू वाला एक पॉइंट मिल ही जाएगा लाइन के ऊपर, और आपको जस्ट उसका y निकालना होगा, जो कि आपको इक्वेशन दी हुई होती है लीनियर इक्वेशन। वो लीनियर इक्वेशन एक रिलेशन होता है बेसिकली x और y कोऑर्डिनेट्स के बीच में। वो जो इक्वेशन होती है वो हमारा x और y कोऑर्डिनेट के बीच में एक रिलेशन होता है,
अगर आप ज्योमेट्री टू ग्राफ पे आते हो तो, बाकी ग्राफ टू ज्योमेट्री जाते हो तो आपके पास कोई इक्वेशन होती है, उसके कोऑर्डिनेट्स आप निकालते हो एक्स वाई की वैल्यूज, उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हो। ये इस तरह से आप ग्राफ, सॉरी, आप एलजेब्रा से जब ग्राफ पे आते हो तो आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में इक्वेशन होती है, वहां से आप एक्स वाई की वैल्यूज निकालते हो, ग्राफ बनाते हो। ग्राफ को आप ग्राफ टू एल्जेब्रा जा रहे हो तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि आपके पास ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स हैं लाइन के, ठीक है, लाइन के पॉइंट्स के, और उन कोऑर्डिनेट्स को आप एक रिलेशन के थ्रू समझ रहे हो, ठीक है। ये अब इसके बाद बात करते हैं कि और रिलेशंस की, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं और चीज़ों की। अब मेथड्स की बात करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। तो मैंने एक बार एक चीज़ बताई थी, मैंने एक बार एक चीज़ बताई थी, मैंने ये बताया था कि हम जब भी पोलिनोमियल्स हम कर रहे थे तो मैंने ये चीज़ बताई थी पोलिनोमियल्स करते टाइम। और मैंने क्या चीज़ बताई थी, मैंने बताई थी कि जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हमने बनाई थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सोल्व नहीं कर सकते, और हम उसको सोल्व नहीं कर सकते इसलिए हम इसको फैक्टराइज करते हैं इनटू टू लीनियर इक्वेशंस। हम इसको फैक्टराइज करते हैं दो लीनियर फैक्टर्स में, और उससे हमको दो लीनियर इक्वेशंस मिलती है, और दोनों लीनियर इक्वेशंस एक एक वेरिएबल की होती है, उसको हम सोल्व कर देते हैं, क्योंकि हमने 8th क्लास में सीखा था ये। इसके अलावा हमको कुछ भी सोल्व करना नहीं आता, बाकी सबको हम कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। एक मिनट, हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, और इससे हम बना देते हैं अ सिंगल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। इससे हम एक सिंगल लीनियर इक्वेशन बना देते हैं एक वेरिएबल वाली, और एक नहीं बनाते, एक्चुअली दो बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे हम दो लीनियर इक्वेशंस बना देते हैं इन वन वेरिएबल, और फिर हम उसको सोल्व कर लेते हैं। अब ये कैसे करते हैं ये प्रोसेस हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब एक चीज सोच के देखो, आपके पास ऑलरेडी दो वेरिएबल्स हैं, और उन दो वेरिएबल से आप एक वेरिएबल बना रहे हो, दो वेरिएबल से आप एक वेरिएबल की इक्वेशन बना रहे हो। उसका मतलब क्या है कि आप एक वेरिएबल को कहीं ना कहीं गायब कर रहे हो, और गायब करने को या किसी को निकाल देने को एलिमिनेशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड्स हैं हमारे पास दो, मतलब होने को तो एक एलिमिनेशन मेथड है, दूसरा सब्सटीट्यूशन मेथड है। एक एलिमिनेशन है, दूसरा सब्सटीट्यूशन है। लेकिन चीज क्या है कि जो आईसीएससी में एलिमिनेशन को कहते हैं एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, और सब्सटीट्यूशन को कहते हैं एलिमिनेशन बाय सब्सटीट्यूशन। सो बेसिकली दोनों एलिमिनेशन ही है। या आप सोच सकते हो ना इस चीज को कि एलिमिनेशन का मतलब किसी चीज को निकालना होता है, और हम एक वेरिएबल को निकालने ही वाले हैं, चाहे हम सब्सटीट्यूशन के थ्रू निकालें चाहे दूसरे मेथड से निकालें, तो हम इन दोनों को समझने वाले हैं। तो पहला सब्सटीट्यूशन है जो कि सबसे आसान होता है, और बिल्कुल कॉमन सेंस लगा के आप इसको कर सकते हो। तो ये क्या होता है, सपोज एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 15। अब आपको इन्हें सोल्व करना है, आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है एक्स और वाई की। तो एक चीज आप सोच के देख सकते हो, अच्छा आप किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हो फ्रॉम एनी ऑफ दीज टू इक्वेशंस, जिसमें आपको सिंपल लगता है। अब जैसे मुझे ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, इसमें मुझे आसान लग रहा है कि मैं y को x की टर्म्स में लिख सकता हूँ। मैं y को लिख सकता हूँ 5 - 2x, मैं y को लिख सकता हूँ 5 - 2x इजीली, राइट। तो ये जो y की मैंने नई वैल्यू निकाली, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख दूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख दूंगा। 5 - 2x, 5 - 2x यहाँ रख दूंगा y की जगह। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन चुकी इन वन वेरिएबल, राइट। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, और इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को आप सोल्व कर सकते हो। तो हम इस तरह से पहले मेथड से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। जस्ट उसको कैसे एलिमिनेट करना है, पहले इक्वेशन से उसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिख दो, और उस वैल्यू को आप बाकी इक्वेशन में यूज कर लो। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ सिंप्लीफाई करके, तो इट विल बी 3x प्लस 10 - 4x
इक्वल्स टू 15। 3x माइनस 4x होता है माइनस का x, सो 10 माइनस x इक्वल्स टू 15, x इक्वल्स टू 10 प्लस 15, राइट, दैट इज 25। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे। अच्छा, आपको x की वैल्यू मिल गई और आपको पता है y जो होगा वो y जो होगा वो 5 माइनस 2x होगा। y जो होगा वो 5 माइनस 2x होगा, यानी कि 5 माइनस 2x क्या होगा, 2 इंटू 25, दैट इज 5 माइनस 50, यानी कि माइनस का 45। तो ये चीज है, ठीक है। इस तरह से हम सोल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, सिंपल सा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 30। अब मैं y को लिख सकता हूँ 10 माइनस एक्स, ठीक है। तो y की मेरे पास एक वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x। अब ये y की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख दूँ अगर, तो इट विल बी 2x प्लस 3 इंटू 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू 30। तो ये क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन बन गई इन वन वेरिएबल। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 30 माइनस 3x इक्वल्स टू 30, राइट। 2x माइनस 3x विल बी माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। जीरो क्यों आया, क्योंकि जब इस 30 को उधर भेज दूंगा तो 30 माइनस 30 बन जाएगा, तो x की वैल्यू 0 आ गई। y की वैल्यू थी 10 माइनस एक्स, आप यहाँ रख दो उसको, और यहाँ रख दोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ रख दोगे तो बन जाएगा y इक्वल्स टू 10 माइनस 0, दैट इज 10। y की वैल्यू 10 आ गई। आपको लगा होगा कि मैंने मेथड पे ज़्यादा फोकस नहीं किया या क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। एक्चुअली सीन ये है कि मैंने ज़्यादा फोकस करा है एम बताने पे, कि हमारा एम क्या है। हमारा एम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, हटाना है। उसको हटाने का तरीका मैंने बताया, ये ही मेन चीज़ होती है। अगर मैं ये बताए बिना आपको 100 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दूंगा तो उनका कोई सेंस नहीं बनेगा। बट अगर मैंने ये चीज़ सही तरीके से बता दी तो 100 क्वेश्चन आप खुद कर लोगे इस मेथड से, है ना, बात ये होती है। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए मैंने फोकस मेथड के ऊपर करा है, उसके लॉजिक के ऊपर करा है, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग मल्टीपल क्वेश्चंस और हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन द सेम मेथड, एंड उसकी कॉन्सेप्ट पे फोकस ना करो तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, या फिर जिसको सिंपली एलिमिनेशन मेथड कहते हैं सीबीएसई में, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, इसको आईसीएसई में कहते हैं एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। अब देखो एक चीज है, अगर सपोज मेरे पास यहाँ लिखा है a इक्वल्स टू बी और यहाँ लिखा है m इक्वल्स टू n, ये दोनों इक्वल है, सॉरी एक मिनट, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। अगर इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करो तो इक्वल ही आता है, ये हमने यूक्लिड के पोस्टुलेट में एग्जाम में पढ़ा था 9th क्लास में। या मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ। शीशों पे दोनों तरफ 30-30 केजी वेट रखा है, दोनों में से आप 10-10 केजी कम कर दोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी तो दोनों का इक्वल ही आएगा, 20-20, है ना। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, रिजल्ट आएगा वो इक्वल ही आएगा, यानी कि a माइनस एम विल बी इक्वल टू b माइनस एन। ये एक सिंपल मैथमेटिक्स का फैक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका यूज क्या है। इसका यूज ये है कि हमारे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, दूसरी है a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। हालांकि ये जो इक्वेशंस होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी अभी के लिए मैंने, क्योंकि मैं उस फॉर्म में लिखी जिस फॉर्म में हम इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब सपोज मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और इसमें से एक तो वेरिएबल x है और एक y है, अगर इनमें से किसी भी एक का कोफिशिएंट सेम होता तो क्या होता, कर ही देता हूँ सेम। सपोज दोनों का कोफिशिएंट b1 b2 की जगह b ही है, दोनों का कोफिशिएंट b है, y y का इस इक्वेशन में भी b है कोफिशिएंट, y का इस इक्वेशन में भी b है। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो इट विल बिकम a1x प्लस by, ठीक है, माइनस a2x प्लस by इक्वल्स टू c1 माइनस c2। अब जब इसका सिंप्लीफिकेशन होगा तो a1x प्लस b1 by था, केवल b1 नहीं था, माइनस a2x माइनस by इक्वल्स टू c1 माइनस, ये कट गया, है ना। और हमारे पास एक a1x माइनस a2x करके इक्वेशन आ गई इक्वल्स टू c1 माइनस c2। अब ये जो a1 a2 c1 c2 ये सब तो हमारे क्या होंगे,
ये सब तो हमारी कांस्टेंट टर्म्स होगी, सिंपल नंबर्स होंगे, केवल x जो है वो ही वेरिएबल होगा, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई अभी। ठीक है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई। एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 50। ये इक्वेशन है जिसमें y का कोफिशिएंट सेम है। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2, तो ये बन जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल 2x प्लस 3y माइनस 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 10 माइनस 15। सो 2x प्लस 3y माइनस 3x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 5। ये 3y से 3y कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई। माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी -5, एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब ये जो एक्स की वैल्यू है इसको मैं इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखूंगा ना, तो क्या होगा देखना। अब मैं एक्स की वैल्यू 5 इस इक्वेशन में रख देता हूँ, तो इट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3y इक्वल्स टू 10। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3y इक्वल्स टू 10। अब ये क्या हुआ, अब ये क्या हुआ, ये बन गया एक सिंगल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगेन एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया, तो 3y की वैल्यू 0 आ जाएगी एंड y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था कि अगर ऑलरेडी किसी भी इसका वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम था तो आराम से हमने एलिमिनेट कर दिया उस वेरिएबल को जस्ट सब्ट्रैक्ट करके। लेकिन अगर इक्वल ना हो, क्योंकि हमारा जो असली मेथड है ना वो इसी पे बेस्ड है, हमेशा इक्वल तो मिलेगा नहीं ना हमको। अब जब इक्वल नहीं मिलेगा तो क्या करना है वो बताऊंगा मैं। देखो, इक्वल नहीं मिलेगा तो इक्वल बनाना है, इक्वल नहीं मिलेगा तो इक्वल बनाना है। इससे पहले मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं 2/3 और 5/6 को कैसे कंपेयर करोगे, तो आपको एक मेथड आता होगा कि आप पहले दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाओगे। और सेम कैसे बनाओगे, दोनों को दोनों का एलसीएम लोगे, 3 और 6 का एलसीएम हमारा 6 आता है। फिर आप दोनों को 6 बनाने के लिए काम करोगे, आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे, और ये बन जाएगा 4/6, ये बन जाएगा, ये 5/6 है। अब आप कंपेयर कर दोगे, ये आप बचपन में करते ही थे, ठीक है। अब यही चीज हमको यहाँ करनी है, ठीक है, यही चीज हमको यहाँ करनी है। क्या करना है, हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 50। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है। पहले तो मैं एक वेरिएबल चूज करूंगा जिसको मुझे एलिमिनेट करना है। लेट से मुझे y को एलिमिनेट करना है। अब y का कोफिशिएंट में सेम बनाने के लिए काम करूंगा कि y का कोफिशिएंट सेम कैसे बनाऊं। तो सेम, पहली बात तो मैं सेम बनाऊंगा y का कोफिशिएंट, तो कोई तो नंबर होगा जिसका जैसा बनाऊंगा, कि दोनों सेम होने के बाद किसी एक नंबर जैसे दिखेंगे। अब वो नंबर कौन होगा, वो नंबर होगा इनका एलसीएम। हालांकि मैं किसी भी कॉमन मल्टीपल जैसा बना सकता हूँ, बट मैं एलसीएम प्रेफर करूंगा क्योंकि वो सबसे छोटा होता है। अब इन दोनों का एलसीएम 6 है, इसको 6 बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई, इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो दिस इक्वेशन विल बिकम 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 20। दिस इक्वेशन विल बिकम 3 से कर रहे हैं ना इसको, तो ये बन जाएगी 9x प्लस 6y इक्वल्स टू 45। ठीक है, तो ये अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब आगे का काम वही करना है जो हम पहले कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में से दूसरी। अगर मैं, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। मैं थर्ड में से फोर्थ को कर सकता हूँ, फोर्थ में से थर्ड को कर सकता हूँ, विच एवर आई प्रेफर। तो मैं फोर्थ में से थर्ड करूंगा तो इट विल बी 9x प्लस 6y माइनस 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 45 माइनस 20। तो 6y से 6y गया, ठीक है, माइनस का था ना उसकी। तो 5x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 25 और x की वैल्यू आ गई 5। तो ये जो x की वैल्यू 5 है इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, जैसे इसी में रख दो। तो 2 into 5 प्लस 3y इक्वल्स टू 10। तो 10 प्लस 3y की वैल्यू 10 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन यूज करते हैं, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब सोल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस अच्छे से।
तो पहला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 years ago Salim was thrice as old as his daughter and 6 years later he will be 4 years older than twice her age. ठीक है, तो पहले तो उनकी प्रेजेंट एजेस को कुछ कुछ मान लेते हैं. लेट प्रेजेंट एजेस को कुछ कुछ मान लेते हैं, देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलीम x years and present age of her daughter, his daughter. Present age of his daughter. So इसकी डॉटर की प्रेजेंट एज हो जाएगी y years, राइट. अब आगे इसने जो जो बोला है उस हिसाब से अपन चलेंगे. कह रहा है 2 years ago, 2 years ago इसकी एज कितनी हो जाएगी x-2, बेटी की एज कितनी हो जाएगी y-2, राइट. ठीक है, रिलेशन क्या बता रहा है इनमें वो देखते हैं. कह रहा है 2 years ago Salim was thrice as old as his daughter. तो इसकी एज अपनी बेटी की एज की थ्राइस थी, यानी कि इसकी एज अपनी बेटी की एज की 3 times थी. तो किसकी एज 3 से मल्टीप्लाई होगी. अब बच्चे क्या करते हैं, सलीम की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ऐसा नहीं होता. मेरी एज किसी की एज की ट्रिपल है, इसका मतलब हुआ कि उसकी एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी एज आएगी. मेरी एज ज्यादा है ना, उसकी एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब मेरी एज बनेगी. अगर मैं 21 साल का हूँ, बच्चा 7 साल का है, तो बच्चे की एज को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मेरे एज बराबर होगा. यानी कि इसकी डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके वो सलीम की एज के इक्वल आएगी, राइट. अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. तो x-2 विल बी इक्वल टू 3y-6. इट मीन्स x-3y विल बी -6 है यहाँ पे ऑलरेडी, और ये जो -2 है उसको वहां भेज देंगे तो इट विल बी -4. ठीक है, चलो. दूसरा रिलेशन बता रहा है ही विल बी 4 years ओल्डर देन. अच्छा, 6 years लेटर, 6 साल बाद. 6 साल बाद इसकी एज तो x+6, बेटी की एज y+6. और कह रहा है कि ही विल बी 4 years ओल्डर देन, ही विल बी 4 years ओल्डर देन ट्वाइस हर एज. तो इसकी बेटी की एज के डबल कर दो और उसमें भी 4 जोड़ दो तब जाकर के इसकी एज बनेगी. ये हुआ ना इसका मतलब. 4 years ओल्डर मतलब कि 4 साल ज्यादा, उसकी बेटी की डबल, उसकी बेटी की एज के डबल से भी. Now, if we simplify this equation, we will get 2y plus 12 plus 4. So it will be x minus 2y, क्योंकि 2y उधर चल जाएगा और 6 इधर आ जाएगा. ठीक है, 16 - 6. ये 12 और 4 तो 16 हो गया, और वो 6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. x-2y इक्वल्स टू 10. तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई और ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई. नाउ वी आर सपोज टू अप्लाई एनी ऑफ द मेथड्स दैट वी वांट. तो यहाँ पे सिंपल है एलिमिनेशन लगाना. वैसे भी एलिमिनेशन ज़्यादातर सिंपल ही रहता है, तो वो लगा देंगे आराम से. ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में से दूसरी सेपरेट कर दो. फर्स्ट में से सेकंड कर दूंगा, और आपको बार बार वैसे सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, वो केवल एक्सप्लेनेशन के लिए था. अभी आप ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट में इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सेपरेट कर दूंगा. ठीक है, तो ये सब नेगेटिव होगा. एक्स में से एक्स गया तो 0, -3y. और ये माइनस ऑलरेडी था और एक नेगेटिव और लग गया क्योंकि अब सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना. ये देखो, ये ऐसे होगा -3y माइनस ऑफ -2y. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे. सो इट विल बी, तो ये क्या बन जाएगा, इनका रिजल्ट कितना आ जाएगा ओवरऑल. देखो, माइनस का तो 3y है, प्लस का 2y है, तो माइनस का y आ जाएगा यहाँ पे. और इक्वल में क्या आ जाएगा, -4 और -10, इट विल बी -14. तो y की वैल्यू हमारी केवल 14 आ गई. ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू है आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रखो या ऊपर वाली में रखो, तो मैं नीचे वाली में रख देता हूँ. तो x-2 into 14 विल बी 10.
x minus 28 will be 10 and x will be 10 plus 28, that is 38। ये x की वैल्यू आ गई, यानी कि फादर की एज तो हो गई 38 अभी के टाइम पर, एंड डॉटर की एज हो गई 10 ईयर्स। ठीक है। सेकंड कह रहा है कि अ शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग। शी टेक्स अ फिक्स्ड चार्ज for the first 2 days and an additional charge for each day thereafter. Latika paid rupees 22 for a book kept for 6 days, while Anand paid rupees 16 for the book kept for 4 days. Find the fixed charges and the charge for extra pay. अब ये इसमें हमको जो नहीं पता उसको हम वेरिएबल मानेंगे ऑब्वियसली, राइट। सो हमको ना तो फिक्स्ड पे पता है ना हमको एक्स्ट्रा पर डे का चार्ज पता है, तो अपन मान लेते हैं लेट द फिक्स्ड पे बी द फिक्स्ड पे बी एक्स रुपीज पर डे चार्ज बी वाई रुपीज। ठीक है। एक दिन के एक्स रुपए और उसके बाद सॉरी शुरू के जो 2 दिन का है वो तो एक्स रुपीज हो गया, और उसके बाद हर एक दिन का वाई रुपीज लग रहा है पर डे। ठीक है। देर आफ्टर पर डे चार्ज इतना हो गया। अब पहला जो केस बन रहा है वो क्या है, एक स्टूडेंट ने 6 दिन के लिए बुक ली है, एक एक लड़की ने 6 दिन के लिए बुक ली है, तो 6 दिन में शुरू के 2 दिन का तो उसने एक्स रुपए दिया होगा, और बाद के 4 दिन जो थे ना उसमें हर एक दिन का इसने दिया होगा वाई रुपीज, तो 4 दिन का 4 वाई हो जाएगा, और टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 22। ठीक है। ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन का क्या सीन है, एक आनंद नाम के लड़के ने 4 दिन के लिए बुक ली है, यानी कि शुरू के 2 दिन के लिए तो उसने एक्स दिए होंगे, बाद के हर एक दिन के लिए वाई वाई, यानी कि 2 दिन के लिए 2 वाई, तो टोटल अमाउंट इसका 16 बन गया। एक दिन का चार्ज प्लस बचे हुए दिन का चार्ज इक्वल टू 22। एक दिन का चार्ज प्लस 2 दिन का चार्ज इक्वल टू सॉरी शुरू के फिक्स्ड चार्ज प्लस 2 दिन का चार्ज इक्वल टू 16। एक चीज ध्यान रखना कि इक्वेशन बनाते टाइम जब भी आप जोड़ रहे हो तो जुड़ती तो हमेशा सेम ही चीजें हैं। देखो एक एग्जांपल से बताता हूँ, हर एक किलोमीटर के 50 रुपए लग रहे हैं। ठीक है। चलो ये तो छोड़ो, ये तो दूसरा केस हो गया। मैं ऐड करने वाली चीज ही बताता हूँ क्योंकि वो फिर अगेन 50 चीजें डिस्कस हो जाएगी, वीडियो बड़ी हो जाएगी। अगर मैं ये चीज रुपीस की बात हो रही है, ये रुपीस की बात हो रही है, तो ये जुड़ सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोलूँ 5 रुपीज और 10 किलोमीटर्स और इनको जोड़ करके मैं कुछ 15 और कुछ ही बना दूं, है ना। रुपीज से तो रुपीज ही जोड़ूंगा मैं, 5 रुपीज और 10 रुपीज जोड़ के 15 रुपीज बन सकते हैं, 5 रुपीज और 10 किलोमीटर थोड़ी जुड़ जाएंगे। तो इक्वेशन बनाते टाइम ये चीज जरूर ध्यान रहनी चाहिए कि ये सारी चीजें जो आप जोड़ रहे हो वो सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे ये हमारा फिक्स्ड फिक्स्ड अमाउंट, ये हमारा बाद का अमाउंट जो कि पर डे के हिसाब से डिपेंड करता है, और ये हमारा टोटल अमाउंट। अगेन यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट, डेज का अमाउंट और टोटल अमाउंट, तो ये अमाउंट की बात हो रही है पूरी इक्वेशन। अब सोल्व कैसे करेंगे, हमको दिखाई दे रहा है एक्स का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो कर दो सब्ट्रैक्ट। ठीक है। तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी विल गेट, देखो एक्स में से एक्स गया तो खत्म एक्स, 4 वाई में से 2 वाई गया तो इट विल बी 2 वाई, 22 में से 16 गया तो इट विल बी 6, इट विल बी 6 not 16, वाई विल बी 6/2, दैट इज 3। वाई की वैल्यू 3 आ गई। पर डे का चार्ज 3 रुपीज है। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, जैसे मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल बी 16, x प्लस 6 विल बी 16 एंड x विल बी 16 माइनस 6 दैट इज 10। ये जो शुरू का फिक्स्ड चार्ज था वो हमारा 10 रुपये आ गया। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर अप टू दिस पॉइंट। एंड करते हैं वीडियो को और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक अगले चैप्टर में, अगला चैप्टर डिस्कस करने के लिए।